Thank you. Always I remind. So, sorry, I think so. We will start with another wonderful yogas known as Neech Bhang Raj Yoga. Many times in the horoscope you find that planet is debilitated. हम कहते हैं कि इसके रिजल्ट आपको बहुत खराब मिलेंगे या खराब हो गया या कमजोर हो गया. लेकिन many cases what happens actually कि with this yoga Neech Bhang Raj Yoga, not only this debilitation is cancelled, it results in a Raj Yoga. So it becomes a wonderful position because we keep on thinking that the planet is debilitated, but in fact, it's giving the result of Raj Yoga. So you get surprised what is all is happening actually. So we should understand what this Neech Bhang Raj Yoga, how it is formed, and how this debilitation is cancelled with this yoga. So there are certain conditions which can discuss those conditions actually. So these are certain conditions which have been mentioned about this Neech Bhang Raj Yoga. If any of the condition is there, then this debilitation will not only get cancelled, it will result into the Raj Yoga. First is the planet in debilitation. First is the planet in debilitation. जो नीच का planet है, and its sign dispositor. साइन डिस्पोजिटर मीन्स कि जिस साइन में बैठा हुआ है उस साइन का लॉर्ड. प्लैनेट नीच का जो प्लैनेट है वो, और इट्स साइन डिस्पोजिटर मीन्स कि द साइन, द लॉर्ड ऑफ द साइन इन विच दिस प्लैनेट इज प्लेस्ड. इफ बोथ ऑफ देम दे आर इन क्वाड्रेंट आइदर फ्रॉम द असेंडेंट और मून. क्या कहा हमने कि जो नीच का प्लैनेट है और उसका साइन डिस्पोजिटर. साइन डिस्पोजिटर मीन्स कि जो नीच का प्लैनेट जिस साइन में है उस साइन का लॉर्ड. अगर दोनों के दोनों असेंडेंट से या मून से केंद्र में हैं, both should be in the kendra either from the ascendant or moon, then in that case this debilitation is cancelled and it results in a Raj Yoga. Second condition is planet in debilitation. जो planet है नीच वाला वो वाला planet, and the ruler of its exaltation sign. कि वो प्लानिट एक्सल्टेशन किस साइन में होता है उस साइन का लॉर्ड. जैसे कोई भी प्लानिट है, मान लीजिए कि लेट्स टेक मून. मून इज डेबिलिटेटेड इन द 8th साइन. सो प्लानिट इन डेबिलिटेशन मतलब मून, एंड रूलर ऑफ इट्स एक्सल्टेशन साइन. मून कहाँ एक्सल्टेड होता है? 2nd साइन में. उसका लॉर्ड हुआ वीनस. तो मून एंड वीनस आर इन द म्यूचुअल क्वाड्रेंट. If Moon and Venus are in the mutual quadrant, then also this results in the Neech Bhang Raj Yoga. Planet in debilitation and ruler of its exaltation sign. अगर दोनों के दोनों आपस में केंद्र में है तभी भी ये योग जो है वो बनता है नीच भंग राज योग. Third condition is कि sign dispositor of the debilitated planet. साइन डिस्पोजिटर ऑफ द डेबिलिटेटेड प्लैनेट मींस कि जैसे अभी हमने मून की बात की, मून इज डेबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो साइन, तो उसका साइन डिस्पोजिटर क्या हुआ? मार्स हुआ. एंड द साइन डिस्पोजिटर ऑफ प्लैनेट्स एक्सल्टेशन साइन, और जो एक्सल्टेशन साइन है मून का टॉरस हुआ, उसका लॉर्ड वीनस हो गया. तो इट मींस इफ मार्स एंड वीनस दे आर इन द म्यूचुअल केंद्रास, देन डेबिलिटेशन ऑफ मून विल गेट कैंसिल्ड. तो इस तरह से भी हो जाता है कैंसिल जो है. थर्ड इज द प्लैनेट इन डेबिलिटेशन इज एस्पेक्टेड बाय इट्स साइन डिस्पोजिटर. अगर मून का हमने एग्जांपल लिया, मून अगर डेबिलिटेशन में है और उसको अगर वीनस इज एस्पेक्टेड बाय द साइन डिस्पोजिटर, उसको अगर मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, साइन डिस्पोजिटर मार्स हुआ क्योंकि 8 नंबर में नीच का होता है, तो भी जो है वो नीच भंग राजयोग बनेगा. तो ये बेसिकली 4 कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये प्लैनेट का डेबिलिटेशन ही कैंसिल नहीं होता, बट इट रिजल्ट्स इन द वंडरफुल राजयोग. पहला था प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर आर इन क्वाड्रेंट आइदर फ्रॉम द असेंडेंट और द मून. Second is planet in debilitation and the ruler of its exaltation sign are in the mutual kendras. Then sign dispositor of the debilitated planet and sign dispositor of the planet's exaltation sign are in the mutual kendra. Planet in debilitation is aspected by its sign dispositor. और आजकल की टाइम में भी कुछ लोग कहते हैं कि under certain conditions
और वो जो कंडीशंस हैं उसमें एक कहते हैं कि इफ एक्सॉल्टेड प्लैनेट इज पॉजिटेड विद द डेबिलिटेटेड प्लैनेट, एक्सॉल्टेड प्लैनेट इज पॉजिटेड विद द डेबिलिटेटेड प्लैनेट। मान लीजिए कि सैटर्न है और सन के साथ बैठा हुआ है एक नंबर में, तो सैटर्न तो डेबिलिटेटेड है, उसके साथ एक्सॉल्टेड प्लैनेट सन बैठा हुआ है, तो उस केस में भी सैटर्न का जो नीच भंग नीच डेबिलिटेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। या टू डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आर इन अपोजिशन, अगर दो नीच के प्लैनेट एक दूसरे के अपोजिशन में है, तो दैट केस आल्सो दिस रिजल्ट्स इन द नीच भंग राजयोग। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में प्लैनेट का डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन अ वंडरफुल राजयोग। और हम लोग सोचने लगते हैं कि नीच का प्लैनेट इतने अच्छे रिजल्ट कैसे दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है कि उसका नीच भंग हो गया है और जिसकी वजह से वो नीच भंग करके राजयोग कारक बन गया, तो इट गिव्स ए वंडरफुल रिजल्ट। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स भी देखें, दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड व्हाट डू यू फाइंड हियर एक्चुअली? मून इज debilitated, मून इज debilitated। तो आप कहेंगे कि मून तो बहुत खराब है, तो हाउ ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर? तो इसमें हमने कंडीशन देखी यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन यू सी, द प्लैनेट इन डेबिलिटेशन and its sign dispositor are in quadrant either from the ascendant or moon. Planet in debilitation and sign dispositor, मतलब अगर मून और मार्स, प्लैनेट तो डेबिलिटेशन में मून हो गया और इसका साइन डिस्पोजिटर क्या हुआ? मार्स, राइट? इफ बोथ आर इन quadrant either from the ascendant or the moon, so this first condition applies here. Yes. Sorry. So naturally this debilitation of the moon gets cancelled here and moon becomes a Rajयोग Karak. So it becomes a very strong position of moon. Yes. And moon is the lord of 9th house, lord of 9th house in ascendant. It's really a very strong position. Why? हम लोगों ने कहा था कि जब भी ट्राइन एंड क्वाड्रेंट का आपस में एसोसिएशन होता है, इट रिजल्ट्स इन अ वेरी पावरफुल राजयोग। तो हेलो, 9th house is the trine house and Lagna is trine as well as quadrant. It's a Yog Karak position in itself. It's the best position. So here the moon becomes very strong. हम लोग कहते हैं कि नीच का है, but it's not debilitated. It's a Rajयोग Karak. And that's why he's such a good orator, because it's an association of moon and Mars. And what Mars is doing, I think, did I tell you about the Panch Mahapurush Yogas? Yes. We discussed on that day. Yes. So here Mars is what? It is in its own sign. Yes. And is placed in the quadrant ascendant. Yes. So it makes one of the Panch Mahapurush Yoga known as Rochak Mahapurush Yoga. And sir, combination of moon and Mars, Mahalakshmi Yoga also. Correct. It's a wonderful yoga because Mahalakshmi, why I said Mahalakshmi? Because moon is the mind and Mars puts energy. Sir, Gajkeshri Yoga भी. हाँ, Gajkeshri तो है ही है, but main thing is कि this combination and the Mercury is exalted. Mercury is exalted, and this combination makes him a wonderful orator also. Gives a lot of confidence. And Mercury is basically a planet of communication. So he becomes a very good orator also. But what I wanted to tell you, because many times we see a position like this and we keep on thinking the planet is debilitated and all those things. But in certain cases, not only the debilitation gets cancelled, it becomes a Rajयोग. So position entirely changes, just becomes opposite to what we were thinking actually. तो इसीलिए आपको देखना है कि कोई प्लैनेट अगर नीच का है
डेबिलिटेशन में है किसी के हॉरोस्कोप में, तो कहीं डेबिलिटेशन कैंसिल तो नहीं हो रहा। अगर कैंसिल हो रहा है तो रिजल्ट्स आपको बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, एकदम से पूरा हॉरोस्कोप का कम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो, हाँ जी, सर अगर 7th हाउस में लिब्रा में सन और सैटर्न दोनों हैं, सन डेबिलिटेटेड है लेकिन सैटर्न एक्सॉल्टेड है, तो वो तो भी सन का डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया, यही तो अभी बताया। जी जी जी, तो तो ये उसका नीचभंग राजयोग में काउंट होगा। करेक्ट। तो वो मैरिज के लिए अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि मैरिज के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा आई नहीं, ओनली क्योंकि सेड कि 7th हाउस में है दोनों। आई ओनली सेड वो दैट तो सन विल बिकम ए राजयोग कारक। ओके ओके सर। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान करना है कि कोई प्लैनेट नीच का तो नहीं है, और अगर नीच का है तो जस्ट फर्स्ट क्लैरिफाई कि वेदर इस नीच भंग राजयोग इज देयर और नॉट। इफ इट इज देयर देन यू हैव टू मॉडिफाई द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। यहां देखिए, मरकरी इज डेबिलिटेटेड हियर, राइट? Yes. Saturn is debilitated here. Yes. So how this debilitation is getting cancelled? सर जुपिटर बैठा है अपने घर में मरकरी के साथ। मार्स भी अपने घर में है। हाँ, one condition is because it is, but Jupiter is not exalted actually. What I said ki if an exalted planet is with the debilitated planet, then only it will get cancelled. But Jupiter is not exalted in this sign. डिस्पोजिटर का साइन। Sign dispositor of the debilitated planet. इसका कौन सा sign dispositor है? Jupiter है। जी। And planets exaltation sign, exaltation कहाँ होता है? Mercury 6 नंबर में ही। If both are in the mutual kendras, so Jupiter and Mercury both are in the mutual kendras. ओके। तो इसलिए Mercury का जो debilitation है वो cancel हो गया। ऐसे ही इसको देखिए यहाँ पर, sign dispositor of this planet, that is Mars, and sign dispositor of its exaltation sign. Saturn gets exalted in sign number 7. So that is Venus. So if Mars and Venus, they are in the mutual kendras, then this debilitation of Saturn gets cancelled. तो दो प्लैनेट नीच के होने के बावजूद भी दोनों का डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया और वो प्लैनेट राजयोग कारक बन गए। तो एकदम से जो हॉरोस्कोप का पूरा जो प्रेडिक्शन है आपके, वो चेंज हो जाते हैं दोनों पूरे के पूरे। जो है दो प्लैनेट नीच के, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों राजयोग कारक बन गए। This is the horoscope of a king actually, and you see sun and moon both are debilitated. How a person can be a king if both are debilitated? राजा के लिए कभी सन एंड मून दोनों डेबिलिटेटेड नहीं हो सकते, because these are the two royal planets. They have to be well placed. Mars is in quadrant. Mars is aspecting the moon. Not. पहले सन का देखिए, सन is its sign lord. What is that? Venus. Venus. Sun gets exalted in sign number 1. Correct. Lord is Mars. So if Venus and Mars are in the mutual kendras, then it will get cancelled. If Venus and Mars are in the mutual kendras, then the debilitation of Sun is getting cancelled here. What is happening here? Because Venus and Mars both are in the mutual kendras, right? Then about Moon, इसका sign dispositor is Mars. Moon is exalted in sign number 2. Lord is Venus. Again, If Mars and Venus, they are in the mutual kendras, then this also gets cancelled. यहाँ पर भी Venus and Mars, they are in the mutual kendras. So the debilitation of Moon also gets cancelled. So in both the cases, debilitation of Sun is also getting cancelled and debilitation of Moon is also getting cancelled. And not only cancelled, they are forming Raj Yoga. So एक तो debilitation cancel होना, that is okay. Planet will become just a neutral planet, but it creates a Raj Yoga. It becomes a Raj Yoga Karak, even a debilitated planet. So that you have to see, because
this makes a lot of modification in the predictions. Sir, That's will it make any difference if, for example, Venus or Mars, either of one is functional malefic here in this chart? No. This No will not relation make with that. difference. Yogas, Okay. when the yogas exist actually, so that Mhm. supersede the normal position of planets. Okay. सर ये So, राजयोग yes. कैसे हुआ? हाँ जी. So, राजयोग sir, this will, sorry, Jaya ji, you go ahead. ये राजयोग कैसे हुआ सर? नीच भंग होके राजयोग जो कंडीशन जो हमने बताई है अभी इतनी सारी जो है, हाँ, वो नीच भंग तो हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली राजयोग हो गया. नेचुरली ये इसका नाम ही यही है, नीच भंग राजयोग. नीच भंग करके राजयोग कारक हो जाता है अगर ये कंडीशंस मीट हो. If in case अगर यहाँ पर ये cancellation नहीं होता, so moon will be weak, the mind of the person will be weak. So Right. now if this has been cancelled, now it will become strong. Right, it becomes a Rajयोग Karak, it becomes a very strong position, and in the horoscope of a king, sun and moon cannot be debilitated actually. अभी आपने प्राइम मिनिस्टर का देखा हमारे. हाँ जी. If you say moon is debilitated, how he can become a prime minister? Right, mentally the person should be strong. Yeah, mentally should be alert actually, and moon is in one of the best position here, and Mars is providing energy to the mind actually. The mind is very fertile. And Mercury is exalted. So this combination of Mercury and Mars. सर क्वेश्चन था. हेलो जी. सर यहाँ पे डिग्री और डिग्री का डिफरेंस मैटर करेगा? नहीं, अगर मून और मार्स के बीच में बहुत वाइड डिफरेंस है, हाँ, तब भी क्या वो राजयोग बनाएंगे? बिल्कुल. नीच भंग करेंगे? हाँ, and I told you that राजयोग की result may vary depending on the planet and what you say. If the planets are very weak, then the results may differ. इनके केस में इनकी डिग्री पता चल सकती है? मून और मार्स की क्या डिग्री है? I don't have the degree actually, but let me see. एक जनरल स्टडी तो हो गई, बट डिग्री का डिफरेंस पता चल जाएगा तो we'll have a better idea. वो तो बनाने से. तो मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन था कि अगर जैसे मून और मार्स की, अगर नरेंद्र मोदी जी की उसमें अगर डिग्री, जैसे अगर वो इन्फेंट हुआ जो चार्ट में, डिग्री चार्ट में, या डेड हुआ, ओल्ड हुआ, तो वो रिजल्ट वो नहीं आएगा ना सेम, चाहे राजयोग है पर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. देखिए, डिग्री इज वन ऑफ द फैक्टर. व्हेन वी see the strength of the planet, it has to be seen from hundreds of aspects we examine, and degree is just one of them actually. जब हम लोग ग्रह बल निकालेंगे, strength of each planet and strength of each house, then you will find that we examine from hundreds of angles actually, not only from one angle, hundreds of angles. But degree definitely is one of the factor actually. Sorry. ये है, this is the horoscope. सन तो Mars is around 0 degree, dead. और इनके D10 में भी वर्गोत्तम नहीं हो रहा है शायद. आई थिंक मार्स है, पर लग्न मार्स वर्गोत्तम हो रहा है क्या इनका? D10 अभी आपने पढ़ा नहीं है कैसे देखा जाता है. It's not seen like this. That we'll see subsequently actually. इनका सन, मार्स, मर्क्यूरी सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सबकी लगन के सेम है ना डिग्री. सिर्फ वीनस है 15 डिग्री, सैटर्न भी 29 है, राहु तो चले, लगन भी सन इज स्ट्रॉन्ग, मार्स डिग्री है, मर्करी. ये डिग्री है, ये कम डिग्री है कुछ प्लैनेट्स की. But I told you that degree is not the final thing about the strength of the planet. लगन से तो मैच करते हैं. We will see that there are a lot of factors, and we can also see what is the strength of these planets. Then we will find out. And secondly, there has to be something, because from the very beginning he is not like that. He didn't enjoy all the comfort from the very beginning. He has become only at the end actually, fag end of the life.
तो इनको अपोक्लिमा हाउसेस स्टडी करने चाहिए हमें। अपोक्लिमा हाउस भी स्टडी करेंगे, बट डिपेंडिंग ऑन द दशा एक्चुअली। देखिए कोई अगर सारी चीजें बहुत अच्छी हैं तो नेचुरली शुरू से ही रिजल्ट मिलने चाहिए, एंड यू सी द लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ही इज नॉट एंजॉयड दैट कंफर्टेबल लाइफ। तो नेचुरली अगर ये सारे प्लैनेट, अगर मैं आपको अगर अनिल अंबानी का दिखाऊं, मुकेश अंबानी का दिखाऊं, तो यू फाइंड वंडरफुल डिग्रीज आल्सो। पर अगर हमें नहीं पता होता कि ये नरेंद्र मोदी हैं और ये कौन बनने वाले हैं, और अगर ये अपना हॉरोस्कोप लेकर के आते हमारे पास, तो व्हाट एस्पेक्ट्स वुड वी हैव कंसीडर्ड? वी वुड हैव सीन दीस डिग्रीज, वी वुड हैव सीन द पोजीशन। ये एक महापुरुष योग बना, नहीं बना मून का, इसका मार्स का। हाँ, This is a wonderful Mahapurush Yoga. केंद्र में। हाँ, 9th Lord in the Lagna. Yes. Another wonderful position. Yes. 9th Lord in the Lagna. Yes. Then इसका देखिए ये क्या है, इसका लॉर्ड क्या है, 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। हाँ, जुपिटर है। जुपिटर इन द केंद्रा, अगेन वंडरफुल राजयोग। पर इनका जुपिटर के साथ अगर राहु, तो वो चंडाल योग बन रहा है, गुरु चंडाल। नहीं, साथ कहाँ पर है? कंजंक्शन में नहीं है, एस्पेक्टेड डिस्पोजिटर है। हाँ, और जब भी ट्राइन और असेंडेंट का, ट्राइन या क्वाड्रेंट का जब एसोसिएशन होता है तो दे मेक वेरी पावरफुल राजयोग। या दोनों ट्राइन्स का एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर केंद्र से, इसका तो लग्न से ही हो रहा है, इसका यहाँ हो रहा है। दो राजयोग। और दिस कॉम्बिनेशन इज वंडरफुल, मून एंड मार्स, माइंड इज वेरी फर्टाइल। पर जैसे 5th हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का हाउस है, इनके 5th हाउस में तो ये इसका लॉर्ड जब केंद्र में चला गया तो इससे ज्यादा क्रिएटिव क्या होगा कोई आदमी? राइट। माइंड आपका देखिए, माइंड इज वंडरफुल, मर्करी इज वंडरफुल। अच्छा, इनके केंद्र में एक्सचेंज भी हो रहा है। 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में है, वीनस। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो इनका 10th हाउस में केंद्र में एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? वीनस। एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, मतलब वो उधर जाके बैठा हुआ है। हाँ, इट्स अ गुड पोजीशन, इट्स अ गुड पोजीशन। लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड अनदर केंद्र, इट्स अ गुड पोजीशन एक्चुअली, इट्स अ गुड पोजीशन। और 10th हाउस में सैटर्न है, अपना ही कारक। हाँ, सैटर्न इज इन द 10th हाउस। When Saturn aspecting its own sign यहाँ पर सैटर्न जो है लियो के साथ, इसका जो 10th हाउस है 5 नंबर है, तो सन हो गया उसका सन साइन। तो सन साइन में सैटर्न आके बैठा हुआ है, तो वो डिस्टर्बिंग नहीं हो गया उनके प्रोफेशन में? Saturn is aspecting its own sign here. That is there, but sun is the lord of the house, lord of the sun sign. यही मैं बता रहा हूँ आपको कि सब कुछ स्मूथ तो नहीं है कि बचपन से ही गॉट दैट पोजीशन। आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल ही हैज रीच्ड टू दैट लेवल। अगर सब कुछ ठीक होता, डिग्री विग्री सब बहुत अच्छी होती, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही माइट हैव एंजॉयड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ। नहीं है, आज भी नहीं है, बट समहाउ जब दशा वगैरह अच्छी ऑपरेट होती है या कुछ ऐसा होता है तो पर्सन गेट्स अ पोजीशन एक्चुअली। पर इनकी तो दशा में भी कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनकी डिग्रीज तो 0 है, न्यूट्रलिटी है एकदम। मैंने कहा डिग्री इज नॉट द फाइनल थिंग एक्चुअली। जब हम इनके स्ट्रेंथ देखेंगे सब प्लैनेट की, देन यू फाइंड दैट सम ऑफ द प्लैनेट्स आर वेरी स्ट्रांग। ओके, डिग्री इज जस्ट a rough assessment at the very beginning. We have to find out the Shadbal, that is the total strength of the planet, and to find out the total strength we examine from 100 point of view. अच्छा, ये जो पदास लिखे हुए हैं 4 2 2, ये मैं भूल गई। क्या चीज? सन के 2 पद कुछ था ना, शायद 4। यस, नक्षत्र है, नक्षत्र पदा। चलिए अब इसको छोड़िए, we were talking of sorry, yeah sir, please go ahead. we were talking of नीचभंग राजयोग। so ये नीचभंग राजयोग हो गया। और जैसा मैंने कहा कि जो कभी भी केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होगा इस तरह से, दे रिजल्ट इन अ वेरी पावरफुल धन योगास एंड राजयोगास। आप किसी का भी हॉरोस्कोप देखेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस कि सारे केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होता है, तो उससे भी बहुत पावरफुल राजयोग बनते हैं।
the person occupies a very high position because of that also. तो वो भी आप देख लीजिए कभी भी कि केंद्र और त्रिकोण के हाउसेस के लॉर्ड का आपस में कोई एसोसिएशन तो नहीं हो रहा। और कई हॉरोस्कोप में देखेंगे कि देयर नंबर ऑफ दिस एसोसिएशन कि 9th का लॉर्ड 1st में चला गया, 5th का 4th में चला गया, या 10th का 5th में आ गया। तो इस टाइप का जब आपस में केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड का हो जाता है तो ये प्रॉब्लम अच्छे रिजल्ट मतलब मिलते हैं उसके। So this was all about yogas. So I think most of the important yogas we have already discussed. We go to something else now. I think today we can discuss about marriage because we have not discussed in this class ki what is the marriage as per astrology. और marriage के लिए हमारा कैसे हम देखेंगे कौन कौन से houses relevant हैं, कौन कौन से planet relevant हैं, and how we examine about the marital happiness from the horoscope. So first, let us understand what astrology says about the marriage. देखिए कभी भी जब घर में किसी भी अगर लड़के की शादी होती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी जी आ रही हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लड़का या लड़की कोई प्रॉब्लम है शादी से पहले, तो हम कहते हैं कि शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। Why we say like this? You see the position of 7th house. 7th house is the house of marriage that we know. कि 7th house से हम marriage या marital happiness देखते हैं। So what is the position of 7th house in the horoscope? अगर आप देखें तो 7th house is 9th from 11th house and 11th from the 9th house. So wonderful position of 7th house. This is 9th from 11th house and 11th from the 9th house. Just see. Yes. ये आपका 7th house है। तो अगर आप यहां से काउंट करेंगे, this is 11th house, तो this is 9th, 7, 8, 9. और अगर आप 9th house से काउंट करेंगे तो this is 11th house. 9th house is the house of fortune and 11th house is the house of gains. 11th house is the house of gains. Gains in the fortune or fortune in the gains means the same thing. भाग्य में वृद्धि, change in the fortune, rather change in the fortune on the positive side because we are talking of income or the that gains, gain in the fortune. So this is the only house, आपको surprise होगा कि this is the only house which can make changes in your fortune. Spouse is the only person who can change your fortune. There is no other person in the world which can have any impact on your fortune. But a spouse is the only person which can have a direct impact or can make a dent on your fortune actually. और इसीलिए कहा कि ये लक्ष्मी है या मतलब शादी कर दो अच्छा हो जाएगा। In case the 7th house is very good, तो definitely आपका fortune शादी के बाद बदलने वाला है। और बहुत से लोग आप देखते भी हैं कि शादी से पहले they were not doing well actually. And immediately after marriage, they started doing very well. Prosperity started coming in the life. Ulta bhi hai. Before marriage, they were doing very well, but immediately after marriage, there were a lot of problems. So that depends on the position of the 7th house. और 7th house या आपका spouse ही एक ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपके भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके भाग्य को चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ एक स्पाउस है जो आपके भाग्य को चेंज कर सकता है। Such an importance of spouse, such an importance of marriage as per astrology. But marriage दो व्यक्तियों के बीच में होती है, आप खुद और आपका स्पाउस। Means this house, first house, and the 7th house. The marriage is between these two persons. आप खुद हैं और आपका spouse है. You take any sign in the first house.
any sign out of 12 signs, and see what is a sign in the 7th house. You always find, except in one case when it is neutral, both the signs are always enemy to each other. फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के जो साइन हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक्सेप्ट लिविंग वन साइन, दे आर ऑलवेज एनिमी टू ईच अदर. सो व्हाट डज इट मीन? कि जिनकी शादी होने जा रही है दो लोगों की, उनके विचार तो आपस में नहीं मिलेंगे. दे आर एंटायरली हैविंग ए डिफरेंट नेचर. एक्चुअली विचारों में कभी समानता नहीं हो सकती एज पर एस्ट्रोलॉजी. हम एनिमी ना भी कहें, बट विचारों में कभी समानता नहीं होगी. और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कि वो पर्सन आपके भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर देगा. सी द इंपॉर्टेंस ऑन वन साइड and see that there's a lot of contradiction in the nature, contradictory nature of both. तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो दो व्यक्ति मिलने जा रहे हैं मैरिज में, उनका नेचर कभी एक सा नहीं होता, अपोजिट होगा पहली चीज. और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंस है उसकी. तो पहली चीज तो हम दो विपरीत नेचर वाले लोगों को बात करते हैं जन्म जन्मांतर के साथों की, कि जन्म जन्मांतर का साथ है या 7 जन्मों का साथ है. और दूसरी तरफ उसकी इंपॉर्टेंस भी है कि बिना उसके काम नहीं चलेगा आपका. तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिस इज अ वेरी डेलिकेट रिलेशनशिप, एंड दिस हैज टू बी डेल्ट इन द सेम वे. डेल्ट इन द सेम वे मीन्स कि वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर. अफेक्शनेट होना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, ट्रस्ट करना पड़ेगा. और जब तक हम वो नहीं करेंगे, अगर हम लड़ना शुरू कर देंगे या एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप देखिए आपका फॉर्चून खुद अपने आप खराब हो जाएगा. आप सोचते रहिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके फॉर्चून को खराब करेगा. तो इसलिए सब चीजों के बावजूद भी, अपोजिट नेचर होने के बावजूद भी, जो हस्बैंड वाइफ अगर फिर भी ठीक तरह से रहते हैं बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती रहेगी. लेकिन जब आपने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया, तो फॉर्चून आपका अपने आप खराब होने लगता है. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी, कि बहुत ही एक डेलिकेट रिलेशनशिप है और उसको उसी तरह से आपको डील भी करना है, क्योंकि वही है जो आपके भाग्य को चेंज कर पा रहा है और कोई नहीं कर पाएगा. इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि हम मैरिज के लिए किन किन हाउसेस को देखें, किन किन प्लैनेट को एग्जामिन करें. और जैसे ही मैरिज की बात होती है तो एवरीबॉडी जस्ट जंप्स ऑन द 7th हाउस. दिस इज द हाउस ऑफ मैरिज, इसमें ये प्लैनेट है तो इसलिए मैरिज ऐसी होगी. एंड 98% पीपल दे डू लाइक दैट ओनली, कि जैसी मैरिज की बात होगी वो 7th हाउस को देखेंगे. 7th हाउस में मंगल प्लेस्ड है, शनि प्लेस्ड है, राहु प्लेस्ड है, तो मैरिज खराब हो गई. एंड दे डोंट कंसिडर एनीथिंग एट ऑल. और जैसा मैंने कहा कि मैरिज इज बिटवीन द 2 persons. फर्स्ट इज यू, योरसेल्फ, एंड सेकंड इज योर स्पाउस. आप अगर खुद अच्छे हैं तो स्पाउस कितना भी खराब हो, मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और अगर आप ही खुद अच्छे नहीं हैं तो स्पाउस कितना भी अच्छा हो, मैरिज कैसे चलेगी? बट नोबडी लुक्स एट द फर्स्ट हाउस, दे डायरेक्टली जंप टू द 7th हाउस कि 7th हाउस ऐसा है इसलिए ऐसी सी मैरिज है. नोबडी विल ब्लेम टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बट मैं कहता हूं कि मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट हाउस है, ना कि 7th हाउस. पहले आप अपने आप को देखिए, आप कैसे हैं. अगर आप ठीक हैं, और हम देखते भी नहीं है फर्स्ट हाउस को, हम क्यों देखें, हम तो सीधा 7th हाउस को देखना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे बताया था और ये तो मैरिज में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आपने अपना तो देखा ही नहीं कभी कि हम कैसे हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज द फर्स्ट हाउस, एंड दैट विल प्ले a very very important role as far as the success of marriage or marital happiness is concerned.
और आप अगर खुद ठीक है, मैंने कहा अगर आप ठीक हैं तो इट डजंट मैटर हाउ इज योर स्पाउस, बट आप खराब हैं तो स्पाउस कितना भी अच्छा हो वो मैटर करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो मैरिज के लिए आप सीधा 7th हाउस पर जाने की बजाय we start from the first house. The first house is very, very important because after all that is your capability, your potential, your nature, your temperament, your personality, your health, your passion, your desire, all those things we see from the first house. और आप खुद का बिहेवियर ठीक नहीं है तो नेचुरली वो 7th हाउस क्या करेगा उसके अंदर। तो शादी से लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट हाउस को देखना चाहिए। जब भी आपके पास कोई हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए आए या वैसे भी पूछने के लिए आए कि हम शादी का कैसा रहेगा, कैसी मैरिटल हैप्पीनेस होगी, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट हाउस कि फर्स्ट हाउस कैसा है। उसके बाद देयर आर अदर एस्पेक्ट व्हिच आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज द सेकंड हाउस। Second house is what? Your wealth. And I will discuss only the significations which are concerned with the marriage, related to the marriage. We will not discuss other significations of these houses. Second house is the house of wealth. And you know that wealth plays a very important role in the marital happiness. आपके पास पैसा है तो हो सकता है कि आपको 50 खून भी माफ हो, कोई माइंड नहीं करेगा। और पैसा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। तो दैट्स व्हाई सेकंड हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली वी आल्सो एग्जामिन द स्पीच, द हाउ यू स्पीक, वेदर यूज अ पोलाइट लैंग्वेज और हार्श लैंग्वेज, वेदर यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। अगर आप गाली देके किसी से बात करेंगे तो कौन टॉलरेट करेगा? Nobody can tolerate. तो मैरिज कैसे चलेगी? नहीं चलेगी बिल्कुल भी जो है। उसके बाद हम सेकंड हाउस से we see the cheating between husband and wife on the financial matters. जब पैसे के मामले में husband wife में चीटिंग शुरू हो जाती है तो that aspect we also see from the second house. That is also adverse to the marital happiness. उससे भी हमारी जो marital life में प्रॉब्लम आएंगी। Or from the second house, we also examine the unnatural sex, whether the native is involved in the unnatural sex or not. If he or she is involved in that, naturally, it may have an adverse effect on the marital life also. तो इन सब point of view से second house भी important हो जाता है marriage के लिए। और जैसा मैंने कहा सेकंड हाउस 7th का मारक हाउस भी हुआ ना स्पाउस का? स्पाउस का क्यों मारक होगा? 7th से 8th हाउस हमारा मारक नहीं होता। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी। उल्टा कह रहे हैं आप। Oh yes, yes, okay. That is the house of longevity. It increases the life, not the marak actually. Okay. तो सेकंड हाउस हमारा इंपॉर्टेंट हो गया मैरिटल हैप्पीनेस के लिए। फिर वी गो टू द फोर्थ हाउस। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बाहर बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, दे नो प्रॉब्लम, बट एज सून एज दे ओपन द लॉक ऑफ द हाउस दे स्टार्ट फाइटिंग। जैसे घर का ताला खुला और लड़ाई करना शुरू हो गया, जैसे घर के अंदर घुसे और लड़ना शुरू हो गया। So this is what fourth house tells you. Fourth house is the house of domestic and happiness, domestic environment, domestic comforts. और जिसमें भी अगर फोर्थ हाउस में मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड होंगे तो आप देखिए घर का माहौल बिल्कुल नरक हो जाएगा। जैसे ही घर में घुसेंगे वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो हमें ये भी देखना है क्योंकि बिकॉज वी हैव टू सी अल्टीमेटली कि क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं, कैसे हमें सिलेक्शन करना है, मैरिज के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक कंफर्ट, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि सेकंड हाउस से हम देखते हैं चीटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स। यहाँ पर हम
चीटिंग देखते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो जमीन जायदाद के मामले में जो झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, दैट वी एग्जामिन फ्रॉम द 4th हाउस, वो भी देखना है। थर्ड प्रॉब्लम इज द इंटरफेरेंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इन लॉस in your married life. So if there is an interference from the respective in-laws, so that also is a cause of problem. वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, 4th हाउस से। तो इसलिए 4th हाउस की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है अबाउट द मैरिटल हैप्पीनेस, कि कैसे हम रहेंगे, मतलब किस तरह से हमारा जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होगा, शांति रहेगी घर में या नहीं रहेगी। घर में अगर 4th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट है तो घर में शांति नहीं रह सकती किसी भी तरीके से जो है। फिर हम मैरिज के लिए 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस जैसे मैंने कहा कि जैसा लग्न आपके लिए है, 7th हाउस आपके स्पाउस के लिए है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी 1st हाउस इंडिकेट करता है, ऐसे 7th हाउस से आप अपने स्पाउस की नेचर, पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट, ऑल दोस थिंग्स यू एग्जामिन। तो 7th हाउस ओनली टेल्स यू अबाउट द नेचर ऑफ द स्पाउस, नथिंग एल्स। बट बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स, 7th हाउस है तो अपोजिट सेक्स का हाउस है, इसलिए हमने इसको मैरिज का स्थान बोल दिया। बट इट डजंट टेल यू एनीथिंग अबाउट मैरिटल हैप्पीनेस, it only describes the personality of the spouse, कि spouse की personality आपकी कैसी होगी। Now most important house from marriage point of view is the 8th house, जो कि 90% लोग तो देखते भी नहीं है 8th हाउस को। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में 8th हाउस becomes the most important house from marriage point of view। 8th हाउस को कहा हमने मांगल्य स्थान है। मांगल्य मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, जो शादी का बंधन है वो कितना मजबूत है। इट मीन्स द सेपरेशन, डाइवोर्स वी हैव टू एग्जामिन फ्रॉम दिस हाउस ओनली। शादी का बंधन अगर वीक है जब भी तो सेपरेशन डाइवोर्स होगा, एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज लाइफ। तो 8th हाउस में जब भी मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, और मैलेफिक की में जब बात करते हैं तो पर्टिकुलरली सैटर्न, मार्स एंड राहु। सैटर्न, मार्स एंड राहु में से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस अगर 8th हाउस के ऊपर होगा तो जो मैरिटल बॉन्ड है वो वीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन, डाइवोर्स। सेकेंडली जब मैरिज की बात करते हैं तो जैसा अभी कहा आपने कि यू आर टॉकिंग कि 2nd हाउस मारक है स्पाउस के लिए। 2nd हाउस इज नॉट द मारक फॉर स्पाउस, 8th हाउस इज द मारक, बिकॉज 8th हाउस इज द 2nd फ्रॉम द 7th हाउस। एंड 2nd हाउस जैसे आपके लिए मारक है, और 2nd फ्रॉम द 7th दैट इज 8th हाउस इज मारक फॉर द स्पाउस। तो अगर इसमें मैलेफिक प्लैनेट होंगे 8th हाउस में तो स्पाउस की हेल्थ को भी खराब करेंगे। So here we mean malefic means natural malefic या functional malefic? Natural malefic. Okay. सर तो and particularly what I'm saying about the Saturn, Mars and Rahu. सर एक तरफ तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक तरफ ये मारक है स्पाउस का। तो मान लीजिए सर्वाष्टक वर्ग में इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 40 पॉइंट्स हैं, तो ये क्या दिखाता है? We don't want 8th house to be strong. जितने भी जो त्रिक हाउस होते हैं हम नहीं चाहते वो स्ट्रांग हो, नेगेटिव एस्पेक्ट को गवर्न करते हैं। हम नहीं चाहते हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट बढ़ें। We always want 8th house and the 12th house to be very weak in the Astak Varga, otherwise also weak planet, weak houses. But अगर 8th हाउस में नेचुरल मैलेफिक नेचुरल बेनिफिक है तो कैसे हैं? देखिए हमने पहले ही बताया था कि 8th हाउस में जो प्लैनेट चला जाता है ना, दैट इज द वर्स्ट पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट।
द प्लैनेट बिकम वेरी वीक। बट जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी के लिए तो नेचुरली बेनिफिक ही होने चाहिए, मेलिफिक तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जितने बेनिफिक होंगे आपकी शादी नहीं टूटेगी, प्लैनेट भले ही वीक हो जा रहे हो, लेकिन जहां तक मैरिज का सवाल है वो मैरिज के लिए अच्छा है। सर जैसे अगर जुपिटर है 8th हाउस में तो मतलब मैरिटल लाइफ प्रॉस्परस है, लेकिन ओवरऑल आपकी इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मैरिटल लाइफ, आई एम टॉकिंग सेपरेशन, डाइवोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड। अगर 8th हाउस का लॉर्ड मार्स है तो वो बेनिफिक होगा, मैलिफिक होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, वो एसोसिएशन मींस एसोसिएशन कैन बी इन एनी वे, वहां बैठे हुए हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, लॉर्ड है, एसोसिएशन कैन बी इन ए डिफरेंट वे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब 8th हाउस के साथ 2 या 2 से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट का, और मेलिफिक प्लैनेट की हम बात करें सैटर्न, मार्स एंड राहु का, तो इनका जब इन्फ्लुएंस हो जाता है तो मैरिटल बॉन्ड वीक हो जाता है। उस केस में सेपरेशन, डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर उसमें बेनिफिट प्लैनेट हो सर, जैसे जुपिटर या वीनस, बहुत तो अच्छा है, शादी परमानेंट रहेगी, शादी नहीं टूटेगी फिर कभी भी। चाहे उस जिसका हॉरोस्कोप है उसकी लाइफ, चाहे वैसे वो प्लैनेट खराब हो गया 8th हाउस में होने की वजह से, लेकिन शादी अच्छी रहेगी। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी और बुरी का यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। ये है कि शादी खत्म नहीं होगी, भले ही लड़े मरे झगड़ा कुछ भी करें, लेकिन साथ रहेंगे। अच्छा, ओके, ये मतलब है। और इसमें कोई मैरिटल हैप्पीनेस का हाउस नहीं है, इट ओनली टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ योर मैरिटल बॉन्ड एक्चुअली। It's like longevity of the married life. It's not the longevity, it's your longevity. Why you are getting confused? 8th house is your longevity, not the longevity of the married life. अगर married life की longevity देखनी है तो आपको 7th से 8th house देखना है, second house. Okay. 8th house is house of longevity. जैसे प्रोफेशन की longevity हम 5th house से देखते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मैरिज की longevity आपको 8th from 7th house देखना पड़ेगा, that is the second house. And 8th house is your longevity, not the longevity of the marriage or the spouse. Right? तो ये स्पाउस के लिए मारक स्थान हो गया, और ये स्पाउस की वेल्थ भी हो गया। जो स्पाउस की वेल्थ हम देखते हैं वो भी हम इसी हाउस से देखेंगे, क्योंकि ये सेकंड हाउस है फ्रॉम द 7th हाउस। इसके बाद जो कहा गया कि अगर 8th हाउस के साथ सैटर्न, मार्स, राहु में से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो मैरिज आपकी इस तरह से होती है कि विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली एंड द सोसाइटी। जैसे कुछ ऑड कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस टाइप से मैरिज होती है, और जो आपकी फैमिली को या आपकी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और मेलिफिक प्लैनेट है तो जो बॉन्ड होगा वो भी वीक होगा। इसका मतलब मैरिज की नहीं चलेगी बहुत दिनों तक जो है। देन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, दैट आल्सो बी एग्जामिन्ड फ्रॉम 8th हाउस। अगर 8th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट है, देन द नेटिव इज लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। एक्चुअली ये दो ही प्रॉब्लम है आजकल की, एक तो सेपरेशन, डाइवोर्स है, और दूसरा इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। और दोनों के लिए ही 8th हाउस इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें हम 8th हाउस से ही देखते हैं, तो उसका भी हमें पता लग जाता है कि कोई इस टाइप की टेंडेंसी तो नहीं है। इसके बाद जो जैसा आपने कहा कि लॉन्गेविटी का हाउस है, नॉट ओनली लॉन्गेविटी, इट आल्सो टेल्स यू द मोड ऑफ डेथ, कि डेथ आपकी कैसे होगी, वेदर इट्स ए नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ। और अगर यहाँ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो जब डेथ होती है तो पता भी नहीं चलता आपको, आप रात को सोएंगे और सुबह पता नहीं चलेगा। और अगर मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो अननेचुरल डेथ होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाएगा, सुसाइड कर लेंगे आप,
पॉइजन खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, या कोई बहुत लंबी बीमारी हो जाएगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा, काफी दिनों तक आपको कष्ट सहना पड़ेगा। तो ये शुभ मरण या अशुभ मरण योग कहलाते हैं कि जब 8th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो शुभ मरण योग होता है, मतलब यू डाई विद नेचुरल डेथ एक्चुअली विदाउट मच प्रॉब्लम। और जब 8th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो डेथ इज नॉर्मली नॉट नेचुरल, इट इज अननेचुरल डेथ। इसके बाद ये हाउस है हमारा अनअर्न्ड इनकम का भी, द इनकम फॉर विच यू हैव नॉट टू मेक एनी एफर्ट। जैसे इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट यू हैव टू एग्जामिन फ्रॉम द 8th हाउस। इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना सडनली, या इवन ब्राइवरी का पैसा मिल जाना, या कहीं से अचानक आपको पैसा मिल जाना बिना किसी मेहनत के, तो वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं इस क्लास में, ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हैं, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द 8th हाउस, बिकॉज यू आर हियर। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट सब्जेक्ट। 8th हाउस ने प्रॉम्प्ट किया आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए, और 8th हाउस में आप देखेंगे कि 8th हाउस इज द ऑकल्ट सब्जेक्ट एंड यू आर गेनिंग इन नॉलेज इन द ऑकल्ट सब्जेक्ट। And to gain the knowledge, the planets are Mercury and Jupiter. तो 8th हाउस के साथ मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन होना चाहिए, जब भी तो आप सीखेंगे, या जब भी आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो ज्योतिष के लिए या एस्ट्रोलॉजी के लिए 8th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया। 8th हाउस के साथ साथ जो है सर, one question here. हाँ Sir, if Jupiter is aspecting 8th house, but Mercury, neither the Lord not aspecting 8th house, but sitting with Jupiter, then we will say it's a Jupiter and Mercury combination with 8th house. No, I'm not saying no, I'm not saying that there should be association of both the planets. Okay. I'm saying there should be association of either of these planets. Okay, okay. एक का भी अगर होगा तो that is sufficient. दो का है तो बहुत अच्छा है. Got it, sir. But even the association of one planet of Mercury or Jupiter can make you expert in this knowledge. And Uncle, one question: when we say association, right? Yeah. Do we mean that the planet has to be placed there, or could it also mean aspects and other things? नहीं, association can be in many ways. एक तो वहाँ planet बैठे हुए हैं. That is one association. Second is कि उसको planet aspect कर रहे हैं, वो भी association हो गया. Third is उसका Lord के साथ बैठे हुए हैं, या उसके Lord को aspect कर रहे हैं, वो भी association हो गया. उसके कारक को significator of that house is with those planets or being aspected by those planets. तो किसी भी तरह से एसोसिएशन हो सकता है. We consider association word means कि it can be in any form. We are not saying they have to be posited there only, or they should have an aspect on that house. We are saying, that's why I use the word association. Association covers each and everything. Got it. Got it. Sir, excuse me, I just want to ask कि association जैसे आपने कारक का बोला, तो can you just elaborate that? How does it correlate with the karak? Each house has the karak. Yeah. We discussed that each house has a planet which is known the significator of that house. Yeah. Significator means कि that planet has a very important role in the affairs of that house. Okay. So that planet will have an influence in the affair of that house. जैसे हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट हाउस का सन है, सेकंड हाउस का जुपिटर है, थर्ड का मार्स है, फोर्थ का मून है, फिफ्थ का जुपिटर है, सिक्स्थ हाउस का मार्स एंड सैटर्न है, सेवेंथ हाउस का वीनस जुपिटर है, एट्थ हाउस का सैटर्न है, 9th 10th 11th जुपिटर है, 12th का भी सैटर्न है एक्चुअली. तो ये कारक प्लैनेट है, और कारक हम इसीलिए कहते हैं कि इन प्लैनेट का इन हाउसेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट
इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए हम जब भी किसी भी हाउस को एग्जामिन करते हैं तो एक तो प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फिर उसके लॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और थर्डली हम उसके कारक के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इन तीनों को देखकर ही हमें उस हाउस के बारे में असेसमेंट होता है। तो अंकल, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन ऑन द 8th हाउस? डेफिनेटली, या तो 8th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, and also it is the Taurus राशि there. So Taurus number 2 हो गए Venus, तो Venus है और Saturn बैठे हैं, 8th का कारक हो गया Saturn, and 8th in this case 8th is being aspected by Mercury and Venus. Correct, Mercury or Jupiter. Mercury and Venus in this instance. So it's being aspected by Mercury and the Venus. And the Venus, correct. Right. Then so Venus is the lord of Taurus, so Venus is there because of lord of Taurus and also aspecting 8th house. Its own sign, yeah. And then Saturn is sitting in 8th house. Right. तो इसका कैसे interpretation करेंगे? It's a very good position. देखिए, पहली चीज तो ये है कि Saturn is the कारक for 8th house. हाँ जी. So if Saturn is placed in the 8th house, so it gives you longevity, long life. Secondly, any planet aspecting its own sign, makes a Rajyog concerning that house. So 8th house becomes a strong house, good house actually. It will not damage. It will not be negative actually. So इसमें भी death का कारण, because Saturn can indicate the cause of death in an unnatural way then. And by the way, Mars is also aspecting 8th house. Saturn हम लोगों ने डिस्कस किया था is a lame planet. लंगड़ा planet है. So what does it mean? Mobility खराब कर देगा. हाँ, it affects your mobility. आप कभी भी देखिए कि जब Saturn की दशा शुरू होती है, without any rhyme and reason आपकी कमर में दर्द या घुटनों में दर्द होने लगेगा. आपकी मोबिलिटी को खत्म कर देगा. वो उसका बेसिक नेचर है प्लैनेट का. आप आ जाएंगे बिस्तर पर, आपकी जो मोबिलिटी है वो खत्म हो गई, कम हो गई मतलब. So Saturn is in 8th itself, then it's not good for marriage bond. किसने कहा? Single planet is always good. कारक है उसका Saturn. I'm saying when there is an association of 2 or more than 2 planets. Okay. Saturn, Mars, राहु में से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का जब एसोसिएशन होगा, जब हाउस डैमेज होता है, एक प्लैनेट से नहीं होता. But Mars is also aspecting here. Mars is aspecting it in this example. Then it's bad actually. Saturn Mars का combined aspect हो गया, that is bad actually. Yeah. But Venus का एक positive aspect भी है. Correct. तो ये एक तरह से neutral type का हो गया. Got it. Thank you, uncle. Sir, one question. Sir, 8th house में हमारी जो राशि है, that is Sagittarius, and Jupiter Saturn के साथ बैठा हुआ है 5th house में, and 8th में Mars का aspect आ रहा है. तो इस condition को क्या लेके चलेंगे हम? Jupiter बैठा हुआ है ना? Jupiter बैठा हुआ है 5th house में, Saturn के साथ में. नहीं, 8th house में क्या बैठा हुआ है? 8th house में Sagittarius राशि है बस. तो Jupiter Lord हो गया इसका. ठीक है. Jupiter Saturn के साथ बैठा हुआ है 5th house में. ठीक है. And Mars का aspect आ रहा है उसके ऊपर. हाँ, देखिए, जब भी जुपिटर का जब एसोसिएशन हो जाता है, जुपिटर इज सच ए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कि इट नलिफाइज ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट एक्चुअली. तो जुपिटर का एस्पेक्ट इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो इट विल प्रोटेक्ट. तो जुपिटर जितनी भी जो नेगेटिव चीजें होती हैं आपके हॉरोस्कोप में, उनको नलिफाई कर देता है एक्चुअली. तो इसलिए जुपिटर का एस्पेक्ट इज ऑलवेज सपोज्ड टू बी गुड एस्पेक्ट. तो उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होती. सर, अगर 8th हाउस में सैटर्न अकेला है लेकिन अपने सपोज लियो में है, 5th साइन में है, वो अच्छा माना जाएगा क्योंकि सन का वो साइन है लियो. देखिए, मैंने कहा कि सैटर्न इज ए कारका फॉर द लॉन्गेविटी. साथ में मैंने ये भी कहा कि सैटर्न इज ए लेम प्लैनेट. राइट. आपकी लाइफ को तो लॉन्ग करेगा डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है.
लेकिन ऑन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर मोबिलिटी। ओके, आपको बिस्तर पे लिटाए रखेगा सालों साल, तो And लंबी how आयु about- देगा, मरने भी नहीं देता वो। Right. So that is the problem with the planet, because that is the basic nature of the planet. क्या करोगे आप, नेचर है उसका। और ये कॉम्बिनेशन मैरिटल बॉन्ड के लिए कैसा है सर? अकेला Saturn is not bad. Even if it is in Leo. Correct. Okay. Problem will come only when it's more than one malefic planet. इसमें सर अगर 8th हाउस में 11 नंबर राशि है, दैट इज एक्वेरियस, पर कोई प्लैनेट बैठा नहीं है और कोई किसी बैड प्लैनेट का एस्पेक्ट भी नहीं है, मतलब सिर्फ 11 नंबर एक्वेरियस है 8th हाउस में, और वैसे सैटर्न खुद 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो मतलब सही है, जैसे क्योंकि सैटर्न की राशि है 8th हाउस में, क्योंकि सैटर्न so it's well placed, it's well placed, और वो खुद 5th हाउस में है, and there is no other association of any other planet actually, no other bad association, so it's a good placement actually. नहीं सर, जो आप वो एक मैरिज वाला नहीं, जो लॉन्गेविटी ऑफ अ पर्सन है, जैसे नेचुरल अननेचुरल डेथ आपने बताया, तो क्या ये मेलेफिक वाली कैटेगरी में आएगा कि अननेचुरल डेथ या नेचुरल? नहीं, देखिए ये सैटर्न जो है, मैंने कहा कि लॉन्गेविटी देता है आपको, हाँ जी, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर मोबिलिटी। ओके, तो आपको बिस्तर पर लिटाए रखेगा, नहीं जैसे खुद नहीं बैठा है, बस उसकी लॉर्ड है ना उसका, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लॉर्ड तो है ही है, तो इट इज एसोसिएटेड विद द 8th हाउस व्हिच इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी। ओल्ड एज में जैसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बेड पे आ जाते हैं लोग, बिल्कुल वो उस टाइप का हो जाता है। नॉट कोई गंदी बीमारी देना, मतलब बट लंबे टाइम तक बिस्तर पर लेटना, बट अगर मान लीजिए कि 2 या 3 मैलिफिक हो गए, फिर कुछ खराब बीमारी दे देता है, उससे कष्ट होता है, कष्टदायी हो जाता है फिर बहुत ज्यादा। पर सर जैसे 8th हाउस में अगर केतु हो, मून और केतु हो, तो मतलब केतु का मतलब क्या, जैसे केतु के बारे में आप कुछ ज्यादा बात नहीं करते, जैसे उसका भी मेलेफिक ही होता है, तो केतु इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल प्लैनेट। केतु को मतलब नहीं है ज्यादा, वो तो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता केतु जो है, तो राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, केतु इतना मिक्स ऑफ वो है दोनों का मतलब। हाँ, तो केतु इज नॉट बैड एक्चुअली। प्रॉब्लम मैंने कहा कि सैटर्न मार्स राहु हैं, ये करते हैं। ओके, तो इनका जो 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो एनीवे हम बात कर रहे थे इस ज्योतिष ज्ञान के बारे में कि 8th हाउस इज द हाउस व्हिच यू हैव टू सी, और 8th हाउस के साथ जो है वो प्लैनेट हैं मरकरी या जुपिटर, उनका एसोसिएशन होना चाहिए, राइट। सेकंड थिंग इज when you will see, क्योंकि we have to see lot of things when we examine any horoscope, it's not an easy task कि हमने सिर्फ एक चार्ट देखा और बता दिया जैसे लोग बताते हैं। there are number of factors we have to examine. You need lot of good mental analytical ability actually, and without a good analytical ability you cannot be a good astrologer. तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, डिविजनल चार्ट है, एस्टेक वर्गा है, स्ट्रेंथ है और डिग्री है, पता नहीं क्या क्या चीजें देखते हैं आप। तो यू नीड ए गुड एनालिटिकल एबिलिटी, और जो एनालिटिकल एबिलिटी आती है दैट इज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड मार्स। तो जब मरकरी और मार्स का एसोसिएशन होगा देन यू रियली बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। और फिर कहते हैं कि हम इंट्यूशन आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। I don't agree because intuition plays an important role in all professions. Why in astrology? And nowadays, intuition is a recognized mode of learning. Perception, observation, and intuition. It has been recognized that these are the normal mode of learning actually. So anyway, because intuition you need in every profession. So 5th house important हो जाता है. 5th house is the house of intuition. So 5th house plays a very important role. फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी आप प्रिडिक्शन करें वो सही हो। आपको नॉलेज तो कितनी भी हो, लेकिन आप जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं,
तो वो कैसे देखेंगे कि प्रिडिक्शन भी सही होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं वाक सिद्धि, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो सही हो। तो सेकंड हाउस बिकम्स इम्पोर्टेंट, बोलने का तो सेकंड हाउस है। तो कभी भी देखिए जब सेकंड हाउस के ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है तो आदमी कभी गलत नहीं बोलता, सही बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा नॉर्मल लाइफ में। और अगर मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा तो कभी सच नहीं बोलेगा। ऐसे लोग करते हैं आजकल, पूरब में जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ बताएंगे उधर जा रहे हैं हम। तो ये सेकंड हाउस का इफेक्ट है कि सेकंड हाउस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इट शुड बी associated with the benefic planet, and particularly because Jupiter is the significator of the second house, तो Jupiter का association होगा तो बहुत अच्छा है। Then you have that walk siddhi, मतलब whatever predictions you are doing, that is going to be correct. फिर even अगर हम साइन देखेंगे कौन से साइन इंपॉर्टेंट हैं, हमने जो 12 साइंस हैं, राशियां हैं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। फायरी, earthy, airy and watery signs. 159 are the fiery signs. Fiery signs, they represent energy, your energy जो आपके अंदर होती है। Earthy sign, you are down to the earth, you are a very practical person. And airy sign means communication. You should be good in communication. And that is what is the requirement of from an astrologer. तो airy signs होती हैं 3, 7 and 11. So 3, 7, 11 signs should be prominent in the horoscope of an astrologer. तो जब तक ये sign prominent नहीं होंगे तो you're not good in the communication actually. Sir, all these 3, 3, 7, 11 और कोई सा भी एक तीनों, okay. They should have a prominent role. They should be prominent in the horoscope of an astrologer, successful astrologer. तो ये 8th house से हमने सारी चीजें देखी। तो 8th house हम मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें कि स्पाउस का मारक है, स्पाउस की हेल्थ है, स्पाउस की वेल्थ भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, वो सारी चीजें जो है हम 8th हाउस ही देखते हैं। और वही जरूरी भी है कि शादी चलती रहे, सेपरेशन डाइवोर्स ना हो, तो उसके लिए 8th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मैचिंग करना है आपको तो सी एटलीस्ट द 8th हाउस, वही बताएगा कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसके बाद हम 12th हाउस की तरफ जाते हैं लास्ट। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, लॉसेस का है। तो सेकंड हाउस तो वेल्थ का हुआ, ये लॉसेस का हो गया। लॉसेस मीन्स कि फाइनेंशियल इम्बैलेंस। तो नेचुरली फाइनेंशियल इम्बैलेंस होगा तो दैट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर मैरिटल लाइफ। 4th हाउस से हम देखा कि जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। 12th हाउस हम देखते हैं स्लीपिंग कंफर्ट्स, जब हम सोने के लिए जाते हैं झगड़ा वहां होता है। तो आपके जो स्लीपिंग कंफर्ट्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। और बहुत से भी जो लोगों को नींद नहीं आती, या बहुत से लोग वैसे भी जो those who don't have the sound sleep, you see the 12th house is badly afflicted actually. तो अगर आपको शैया सुख भी हम बोलते हैं, स्लीपिंग कंफर्ट्स भी बोलते हैं, तो वो हम 12th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से हमने कहा कि यू आर इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, और 12th हाउस इज एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स। There may not be any relations, but you are involved in that. That is again adverse to the marital life. हम impotency भी 12th हाउस से देखते हैं, venereal diseases भी 12th हाउस से देखते हैं, and also the interference from the respective families. जैसे 4th हाउस से हम देखते हैं कि interference from the respective in-laws,
From the 12th house we see the interference from the respective families. कि उनका क्या इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, और वो भी एडवर्स है मैरिटल हैप्पीनेस के लिए। तो ये सारे हाउसेस को हमें एग्जामिन करना पड़ेगा अगर हमें शादी के बारे में किसी के भी कुछ देखना है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, ये 6 हाउसेस हैं which need to be examined properly and critically. अब कारक होते हैं, जैसे कि हर एस्पेक्ट का एक कारक है, तो वैसे ही शादी के लिए भी कारक है प्लैनेट। और फीमेल के केस में जुपिटर इज द कारका फॉर द मैरिज, एंड फॉर मेल्स वीनस इज द कारका फॉर द मैरिज। फीमेल के केस में जुपिटर है कारक मैरिज का, और मेल के केस में वीनस कारक है जुपिटर का। एंड जो सेक्स का कारक है वो वीनस है मेल के केस में, और मार्स है फीमेल के केस में। वीनस मेल के केस में और मार्स है फीमेल के केस में। और ये कारक हमने देखे, हाउसेस देखे, एंड देन वी गो टू द डिविजनल चार्ट विच इज द नॉवांस चार्ट, जो हमेशा आप देखते हैं कि लग्न चार्ट के साथ बना हुआ होता है आपके कंप्यूटर हॉरोस्कोप में। So that is the chart by which we analyze the marital life actually. वो कंप्लीट आपको डिटेल बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और इसके अलावा जो ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है, एक कारक भाव का नाश करता है, कारक नश्यंती भाव। और वो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द 7th हाउस। 7th हाउस में पूरी तरह से एप्लीकेबल है वो। मतलब यह है कि मान लीजिए कोई फीमेल का हॉरोस्कोप है और जुपिटर कारक है मैरिज का, और अगर वो 7th हाउस में प्लेस्ड है तो मैरिज के लिए बहुत खराब है। मेल के केस में अगर वीनस प्लेस्ड है 7th हाउस में तो मेल की शादी के लिए बहुत खराब है वो। और आप कहेंगे जुपिटर इतना खराब कैसे हो सकता है शादी के लिए? हम जुपिटर क्या है? जुपिटर इज ए गुरु, जुपिटर इज ए गॉड, एंड 7th हाउस इज द हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, भोग का स्थान है ये। अब गुरु को भोग के स्थान में आप बैठा देंगे तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ गुरु? Guru will be in the most uncomfortable position. वो कहे कहाँ मुझे फंसा दिया, निकालो यहाँ से, और मैरिज को पूरा खराब कर देगा वो। Because that is not the right position for Guru to be posited in the 7th house. भोग के स्थान में गुरु का कोई स्थान नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि वैसे भी इन द नॉर्मल कोर्स जुपिटर अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है, वेदर इट्स अ हॉरोस्कोप ऑफ मेल और फीमेल, दोनों के लिए ही खराब है। एंड जुपिटर इज सच एन इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर प्रोस्पेरिटी, उसके बिना तो प्रोस्पेरिटी आती नहीं है। और जिसका जुपिटर अगर 7th हाउस में बैठ गया तो मैरिज को अगर आप छोड़ भी दें तो जुपिटर की पोजीशन ही सबसे खराब हो जाती है। तो इस बिकम्स वेरी बैड एक्चुअली अदरवाइज आल्सो। वैसे भी भोग का प्लैनेट नहीं है जुपिटर कि आप उसको भोग स्थान में बैठा देंगे। और वीनस इसका उल्टा है पूरा का पूरा। वीनस भोग का ही प्लैनेट है, इट्स अ प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, और भोग स्थान में आपने बैठा दिया तो इट मींस यू गेट इन्वॉल्वड इन द एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स व्हिच अगेन वेरी हार्मफुल फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। यू डोंट गेट सेटिस्फाइड विद वन पर्सन। तो दोनों के दोनों केस में बहुत खराब हुआ कि जुपिटर अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है, पोजीशन तो दोनों केस में खराब है, लेकिन फीमेल के केस में क्योंकि कारक भी बन जाता है मैरिज का, तो मैरिज को स्पॉइल करता है। और ऐसी वीनस अगर मेल के केस में 7th हाउस में बैठता है तो मेल की मैरिज को खराब करता है। तो ये कारक की पोजीशन हो गई।
इसके अलावा ये लग्न और नवांश चार्ट दोनों के लिए वैलिड है ये रूल? नो, इट्स ओनली वैलिड फॉर द लग्न चार्ट. ओके सर. इट्स वैलिड ओनली फॉर द लग्न चार्ट. और जुपिटर के बारे में ये भी कहा गया इन एवरी बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच यू विल रीड कि जुपिटर जिस घर में बैठता है उसका सत्यानाश करता है, और जिस हाउस को एस्पेक्ट करता है उसको प्रॉस्पर करता है. एंड इट्स रिटन, it's a very generalized statement written in almost all the books of astrology कि जुपिटर जिस स्थान में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उसका नाश करता है. सो अगर 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है पर अगर उसका सन साइन का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, तब भी क्या वो उतना ही इफेक्ट करेगा? इल इफेक्ट? It has to be placed. It has to be placed. Not if the Not sun the sign lord is. No. It has to be there. It has to be there. सर मैरिज के अलावा बाकी चीजों में भी नेगेटिव ही रहेगा? Naturally, जुपिटर वीक हो जाता है 7th हाउस में. That is not his स्थान. 7th हाउस में गुरु को बैठाना. जैसे बिजनेस है, पार्टनरशिप, सब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज जुपिटर के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे इतने अच्छे. इट्स बैड पोजीशन ऑफ जुपिटर. एंड सर किसी के अगर प्रोफेशन के हाउस में बैठा हो 10th हाउस में, बहुत अच्छा है. पर आप एक तरफ कहते हो जिस घर में बैठता है जुपिटर वो घर खराब करके उसका एस्पेक्ट अच्छा होता है. मैं वही अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने शुरू किया है. पूरा सुन लीजिए पहले. ठीक है सर. कि ये हर किताब में लिखा हुआ है कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश करता है, और जिस भाव को देखता है उसको प्रॉस्पर करता है. तो हमें जुपिटर का जो नेचर है वो समझना पड़ेगा पहले. जैसे मैंने कहा कि जुपिटर इज ए गुरु. गुरु के पास हम जाते हैं तो वी डोंट से कि हमें ये पैसा दे दो, ये गाड़ी दे दो, ये शादी करा दो. व्हाट वी से कि गुरुजी वी नीड योर ब्लेसिंग, दैट्स ऑल. और कुछ नहीं चाहिए आपसे हमें. आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे ऊपर. बट गुरु के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए. वो आपको क्या देगा? आशीर्वाद ही दे सकता है. एंड दिस इज व्हाट वी नीड आल्सो. तो आशीर्वाद मींस एस्पेक्ट हो गया. दैट इज ऑलवेज गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट ये जो कहना कि जहां बैठता है उसका नाश करता है, हमें अब इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि जुपिटर इज नॉट कंसर्न्ड विद द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. Jupiter is basically a spiritual planet. It is not at all concerned with the material aspect. अगर हम कहें कि किसी के 2nd हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है एंड कहेंगे हम जुपिटर बैठा हुआ इतना बढ़िया प्लैनेट तो बहुत पैसा होगा इसके पास. No, nothing to do with the wealth actually, because there is a material aspect. जुपिटर का कोई रोल नहीं होगा उसमें. बट ये कहना भी कि नाश करेगा, दैट इज नॉट द नेचर ऑफ जुपिटर. किसको खराब करना, नुकसान पहुंचाना. हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर का वेल्थ के मामले में कोई रोल नहीं होगा. लेकिन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट भी है उस हाउस के. इनिशियल एजुकेशन है आपका स्पीच है, तो दे आर द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट. तो उनको प्रमोट करेगा. वेल्थ के मामले में तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है उनको प्रमोट करेगा. हम कहें कि 5th हाउस में जुपिटर इज प्लेस्ड, इट्स वेरी गुड फ्रॉम प्रोजेनी पॉइंट ऑफ व्यू. यही कहेंगे लोग कि कारक है प्रोजेनी का, और 5th हाउस में बैठ गया तो संतान सुख तो बहुत अच्छा मिलेगा इसको. नो, नथिंग टू डू विद संतान सुख. जुपिटर इज नॉट मेंट फॉर दैट. बट उस हाउस के जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट हैं 5th हाउस का, हायर एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, उनको प्रमोट करेगा, उनके लिए अच्छा होगा. और जो 9th, 10th एंड 11th हाउसेस हैं, धर्म, कर्म एंड आय, गेन, these are entirely non-material houses. Dharma, karma and gain, what you gain in this life. And gain doesn't mean financial gain. Gain means ki what you gain which will go with you. That is your spiritual strength.
That is the power of your soul which will go with you. We are concerned with that. तो ये तीनों स्थान जो है नॉन मटेरियल हाउसेस हैं, ये 9th 10th एंड 11th हाउसेस. इसमें जुपिटर इज ऑलवेज वंडरफुल. किसी का भी 9th हाउस में जुपिटर, हम कहीं नहीं कहते कि जुपिटर 9th हाउस में बैठा है तो भाग्य का सत्यानाश कर देगा. नो, इट्स सपोज्ड टू बी वंडरफुल प्लैनेट इन द 9th हाउस. तो अगर ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट अगर हम किताब से पढ़ के लागू करने लगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम? अल्टीमेटली यू हैव टू अप्लाई योर प्रूडेंस, सम कॉमन सेंस आल्सो. और हर किताब में लिखा हुआ, मैं बता दूं, किसी भी किताब को आप देख लीजिए, कारक भाव का नाश करता है, जुपिटर जहां बैठता है उसको खराब करता है. खराब करेगा तो फिर 9th हाउस पूरा खराब कर देना चाहिए भाग्यस्थान को. तो हमें एक बार जब बेसिक नेचर समझ में आ जाता है हर प्लैनेट का, तो देन वी कैन बी वेरी प्रैक्टिकल. और किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट एवरीथिंग मे नॉट बी एप्लीकेबल इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. और एक बार जब आपको नेचर समझ में आ जाता है तो फिर आसान हो जाता है. मैरिज के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं जो बहुत ही खराब माने गए. फॉर एग्जांपल द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड मार्स. Venus is the sensual pleasure, as I told you, and Mars is the planet which gives you energy. So energy in the sensual pleasure, again same thing, excess of sensual pleasure. फिर आजकल जो कॉम्बिनेशन मिलते हैं Venus, Mars and Rahu. You find many people having this combination, Venus, Mars and Rahu conjunction. They have to be in the same house. तो ऐसे लोगों को देखिए, they are never trustworthy. They can never be loyal to the opposite sex. और जितने भी ये लोग आजकल के केसेस आते हैं कि उसने 8 शादी कर ली, 10 कर ली, 15 शादी कर ली, they all fall in this category. वो सबको धोखा देते हैं. तो this may be very deadly combination. अगर आप किसी के हॉरोस्कोप में देखते हैं कि there is an association of Venus, Mars and Rahu, so it's really deadly for, disastrous for marriage. और वीनस मार्स राहु वाला तो पकड़ा भी नहीं जाता, और वीनस मार्स केतु भी सेम इफेक्ट देता है, बट वो पकड़ा जाता है एट सम स्टेज ऑफ द लाइफ. एक्चुअली ही गेट्स समवेयर, गेट इन्वॉल्व्ड इन सम स्कैंडल एक्चुअली. तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत खराब है. तो ये सबको हमें देखना पड़ेगा. और फिर अल्टीमेटली तो नवांश चार्ट और द डिविजनल चार्ट विल सुपरसीड एवरीथिंग, एंड दैट इज अल्टीमेट. जब हम डिविजनल चार्ट स्टडी करेंगे तो डिविजनल चार्ट का तो रोल सुप्रीम है ही है, कि जो ये इंडिकेशन हम देख रहे हैं लग्न चार्ट से, एक तो उसको हम वेरीफाई करते हैं डिविजनल चार्ट से. कई बार ऐसा होता है कि लग्न चार्ट बहुत अच्छे इंडिकेशन देता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा चार्ट है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि डिविजनल चार्ट उसको सपोर्ट नहीं करते. तो पहली चीज तो हम डिविजनल चार्ट से ये देखते हैं कि जो लग्न चार्ट से इंडिकेशन मिले हैं वो वाकई में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आपको. और सेकेंडली द डिटेल्स अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, और जो फर्दर डिटेल्स हैं वो भी हम डिविजनल चार्ट से एग्जामिन करेंगे. तो वो डिविजनल चार्ट का रोल हो जाता है. और हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका अलग है. दे आर नॉट टू बी सीन लाइक ऑर्डिनरी लग्ना चार्ट. देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ एनालाइजिंग ईच डिविजनल चार्ट. तो ये हम सब करेंगे पूरा. सर मान लीजिए राशि चार्ट में 7th हाउस में जुपिटर है, लेकिन D9 में उसकी पोजीशन डिफरेंट हो गई, वो 10th हाउस में चला गया, तो भी उसका इफेक्ट. देखिए मैंने क्या कहा आपको, बेसिक इंडिकेशन शुड कम फ्रॉम द लग्ना चार्ट. लग्ना चार्ट ही अगर खराब है तो डिविजनल चार्ट हम देखते ही नहीं है. फिर there is no use of divisional chart. The indication should come कि there has to be marital happiness from the lagna chart. Then only we go to the divisional chart. अगर लग्न चार्ट ही इंडिकेट करता है कि marital happiness नहीं है, तो then there is no role of divisional chart. Excuse me sir, ये कैसे पता चलेगा कि किसी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? वो भी पता लग जाता है. 5th हाउस हमारा क्या है? संतान का होता है, और क्रिएटिविटी, इमोशंस. ये जो 5th हाउस है, इट्स अ वंडरफुल हाउस. ये आपको इस टाइप की पर्सनालिटी देता है
by which the opposite sex gets attracted towards you. उल्टा है यहाँ पर, आपका attraction नहीं होता. Opposite sex will automatically get attracted towards you. इस टाइप की कुछ पर्सनैलिटी बनती है आपकी कि अपोजिट सेक्स अपने आप अट्रैक्ट होने लगता है आपकी तरफ. तो ये 5th हाउस का रोल है. तो ये अगर अट्रैक्शन हुआ एंड समहाउ इट इज एसोसिएटेड विद द 7th हाउस, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैरिज. तो 5th और 7th हाउस का एसोसिएशन हुआ तो कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन हुआ और वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया. तो कहते भी हैं कि अगर 5th और 7th हाउस का जब एसोसिएशन होता है तो देयर आर चांसेस ऑफ लव मैरिज. दूसरा, अगर मान लीजिए 5th और 10th हाउस का एसोसिएशन है, 10th हाउस इज योर वर्क प्लेस, इट मीन्स अट्रैक्शन इज एट द वर्क प्लेस. All opposite sex people are getting attracted towards you at your workplace. तो रिलेशन वही रहेंगे unless and until 7th house is also associated with that. और जैसे ही 7th house का एसोसिएशन हुआ तो अट्रैक्शन वर्क प्लेस पर हुआ और वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया. तो इस तरह से हम लव मैरिज भी देख सकते हैं. सर इन केस 5th and 7th लॉर्ड ये दोनों जाके 8th हाउस में बैठ जाए तो उसका क्या मीनिंग होगा? एसोसिएशन हो गया ना दोनों का. But that would be a good association or bad? That depends on the planet. 8th house मतलब दोनों मैलिफिक प्लैनेट है और 8th हाउस में चलेगा. लव मैरिज तो हो गई लेकिन वो चलेगी नहीं. ओके सर जैसे अभी मोदी जी की उसमें था, राहु बैठा हुआ था 5th हाउस में. वी ऑल नो कि वो मैरिड नहीं है, बट अगर किसी के राहु हो 5th में तो फिर वो 7th हाउस से एसोसिएशन, मतलब वो तो मेलिफिक प्लैनेट अपने आप में ही है. यही तो है, ये है. दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ मोदी. नाउ यू सी व्हाट हैपेंस. उनका सी द पोजीशन ऑफ 7th हाउस फर्स्ट. मार्स एस्पेक्ट 10th हाउस में चला गया. वीनस चला गया 10th हाउस में और शनि घर में राहु, जुपिटर के घर 5th हाउस में जुपिटर लॉर्ड है. और 7th हाउस की क्या पोजीशन है? 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो वीनस है, वो 10th हाउस में बैठे हैं वीनस. सर 10th हाउस को सैटर्न भी देख रहा है, मार्स भी देख रहा है, मून भी देख रहा है. नीच का मार्स भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, मून भी देख रहा है. हाँ चलो मून तो छोड़ दीजिए, बट तीनों मैलिफिक प्लैनेट देख रहे हैं 7th हाउस को जी. तो मैरिटल लाइफ का सुख तो खत्म हो गया. और सर इनको काल सर इनका जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है, सनसाइन लॉर्ड, वो वीनस है और 10th हाउस वीनस उसको देख रहा है. ऊपर से मून भी है एसेंडेंट जो देख रहा है. नहीं, 3 मैलिफिक का एसोसिएशन हो गया. सैटर्न मार्स जैसी 2 मैलिफिक का भी एसोसिएशन हो जाता है तो उस हाउस को डैमेज कर देता है. और देखिए 8th हाउस के ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है. सेपरेशन नहीं हुआ अभी तक जुपिटर का एस्पेक्ट. बट यहाँ जो आप नवांश चार्ट देखेंगे, नवांश चार्ट में यू विल सी दैट लग्ना इज वेरी वीक एंड these houses have influence of all malefic planets, 7th 8th houses. तो वो सारा मैरिटल हैप्पीनेस को खराब कर देते हैं. और लग्न स्ट्रांग होना चाहिए. इनके नवांश में भी 4 नंबर है इनका असेंडेंट कैंसर मून. इनका नवांश पर देखना कैसे है हमें, उसके रूल्स वो अभी बाद में कराएंगे, अभी तो इट्स टू अर्ली. मंगल देखिए, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है. हाँ मंगल, उसको सन देख रहा है. सैटर्न का इन्फ्लुएंस इधर हो रहा है उसके ऊपर और राहु इधर है ही ऑलरेडी. सो ऑल सैटर्न में सन है इनके 7th हाउस में. ऑल मैलिफिक्स दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन द असेंडेंट एक्चुअली यहाँ पर, ऑल मैलिफिक्स. तो नवांश चार्ट में जब असेंडेंट वीक हो जाता है तो मैरिटल हैप्पीनेस नहीं होती. इट्स नॉट पॉसिबल. सर अगर 7th में मंगल नीच का हो जैसे कि कैंसेरियन में है तो वो भी 7th हाउस यहाँ हैम्ड है बिटवीन 2 मैलिफिक्स. पाप कत्री योग हम बोलते हैं.
अगर लग्न चार्ट में 7th हाउस में मंगल है इन कैंसेरियन, कैंसर 10 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में, 4 नंबर में, हाँ, तो वो भी बुरा है 7th हाउस के लिए, क्योंकि मंगल नीच का है और 7th में ही बैठा है। मंगल तो अच्छा हो गया, मंगल तो अच्छा हो गया ना। मंगल इज ए मैलिफिक प्लैनेट, दैट्स ऑल, बट अकेला है तो इतना हार्मफुल तो नहीं है। प्रॉब्लम जब होती है, देखिए एक प्लैनेट कहीं हार्मफुल नहीं होता, प्रॉब्लम जब होती है जब एक से ज्यादा मैलिफिक का एसोसिएशन हो जाता है, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ओके सर। पर 7th हाउस में आपने बताया था ना, मार्स के लिए तो मतलब जो स्पाउस होगा काफी एनर्जेटिक एंड अथॉरिटेटिव होगा, नेचर पता चलता है। नीच का है ना, दैट इज नीच का। अच्छा, वो मून के साथ है। सर इसमें मंगल योग कारक नहीं हो जाता, जैसे ये 10th का भी लॉर्ड है, 5th का भी लॉर्ड है इसमें D9 में? नहीं, इसमें हम वो नहीं देखते। अच्छा, योग वगैरह हम डिविजनल चार्ट में नहीं देखते हैं, योग वगैरह सब हम लग्न चार्ट से ही देखते हैं। सर इसमें जो आप बता रहे थे इंटरफेरेंस फैमिलीज का, किसकी फैमिली का किस तरह, वो कैसे देखेंगे 4th एंड 12th हाउस से, बट देखेंगे मतलब उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे? अगर 4th हाउस में अगर मान लीजिए बहुत मैलिफिक इन्फ्लुएंस है 4th हाउस के ऊपर, तो देन देयर इज एन इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इन-लॉज। और 12th हाउस के ऊपर अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, देन इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फैमिलीज। मोर देन 2 मैलिफिक इन्फ्लुएंस। हाँ, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना कि 12th हाउस है ये, इसकी तरफ दोनों तरफ मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, तो एफ्लिक्टेड है ये। बट एनीवे यहाँ वो चीजें एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज शुरू से ही नहीं रह रहा साथ में। और सर किसी के चार्ट से कैसे पता चलेगा कि समटाइम्स कि किसी की मैरिज होनी ही नहीं लिखी है, तो वो हम कैसे जज कर सकते हैं? 7th हाउस अगर देखिए 7th हाउस के ऊपर अगर बहुत ज्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, मैंने कहा कि ये 4 प्लैनेट होते हैं, सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, दीज आर द प्लैनेट्स व्हिच गिव यू सेपरेटिंग टेंडेंसी। तो जब इन प्लैनेट का इन्फ्लुएंस किसी भी हाउस के ऊपर हो जाता है, तो हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशन से अलग करते हैं। तो 7th हाउस के ऊपर हो गया तो मैरिज, हमको कहाँ सुख मिलेगा मैरिज का? 4th हाउस में हो गया, घर का सुख नहीं मिलेगा। 10th हाउस में समटाइम्स पीपल से कि एक से ज्यादा मैरिज होगी, 2 होगी और एक अच्छी नहीं होगी बट सेकंड अच्छी होगी, ये सब इंटरप्रिटेशंस कैसे निकलती हैं? वो भी 7th हाउस से पता लगता है। सर कैसे? सी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे मून वगैरह यहाँ होता है, या कुछ प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है which may give you more than one marriage। तो सर अगर सारे ही प्लैनेट 7th हाउस को देखते हैं, तो वो तो वैसे भी देख ही रहे हैं, वैसे भी देखेंगे, वैसे भी देखेंगे। कौन देख रहा है 7th हाउस को? सारे प्लैनेट्स देखते हैं, सारे हाउसेस देख रहे हैं उसको, और हर हाउस एक प्लैनेट को ओन कर रहा है। दीप्ति जी, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। हम सैटर्न किसको देख रहा है? 7th हाउस उसका ये है, ये नहीं है। वी आर कंसर्न्ड विद दिस हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ मैरिज। करेक्ट। वीनस देख रहा है, इसको देख रहा है, ना कि इसको देख रहा है। ये तीनों प्लैनेट यहाँ देख रहे हैं, ना कि इसको देख रहे हैं। सिर्फ मून मार्स देख रहे हैं, मून मार्स और सैटर्न देख रहा है, ये केतु देख रहा है। तो हर प्लैनेट 7th को देखता है अपने से, 7th को, ना कि 7th हाउस को देखता है। 7th एस्पेक्ट से देखता है, 7th एस्पेक्ट होता है उसका। सर जैसे आपने अभी बताया कि 7th हाउस जब हम देखते हैं तो हम पहले लगन देख लेते हैं, लगन से ही पता चल जाता है कि जो है 7th हाउस कैसा है। मैंने ये कहा 7th हाउस कैसा है ये नहीं पता चलेगा। मैरिज के लिए आप कैसे हो? नहीं, 7th हाउस मैरिज के लिए। हाँ, तो फिर हम नवमांश में नहीं जाते, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, तब हम नवमांश तक नहीं पहुंचते। लेकिन अगर नवमांश में 7th हाउस इसमें बुरा है और नवमांश ठीक है, तो भी कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने ये कहा कि अगर लग्न में मैरिटल लाइफ की इंडिकेशन नहीं है, then we don't go to the Navamsh chart. We go to the Navamsh chart only when Lagna chart indicate that there is a marital happiness. उसको कंफर्म करते हैं हम।
नवांश चार्ट से। तो सर मैरिटल हैप्पीनेस सिर्फ खाली 7th हाउस से देखेंगे या बाकी एस्पेक्ट्स जो आपने अभी सारे समझाए हैं? मैंने इतने सारे हाउसेस तो बताया, आपकी क्या प्रायोरिटी है आपकी, वो डिपेंड करेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। तो जैसे सर जुपिटर 7th हाउस में है तो ये देख तो रहा है लगन को, तो लगन को तो बेटर कर देगा। हाँ, लगन को बेटर करेगा डेफिनेटली, बट 7th हाउस को खराब कर देगा। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। आप खुद तो अच्छे हो लेकिन बट जुपिटर की ओवरऑल पोजीशन वीक हो जाती है वहां जाके, तो इसलिए वीनस क्या करता है 7th हाउस में फॉर अ मेल अगर है प्लेस्ड? मैंने कहा ना कि वीनस जो है वो प्लैनेट है, भोग का प्लैनेट है, सेंसुअल प्लेजर का ही प्लैनेट है, और 7th हाउस भोग का ही स्थान है। तो भोग के प्लैनेट को आप भोग स्थान में बैठा दीजिए, उसके तो मजे आ गए। They cannot be better position than this for Venus. और किसी क्वाड्रेंट में हो तो भी सेम इफेक्ट रहता है? नहीं, 7th हाउस में बैठा, 7th हाउस ही भोग का स्थान है। ओके, थैंक यू। चलिए, any other question? सर अभी जैसे आपने बोला एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए आपको अच्छा ऑरेटर होना चाहिए, तो उसके I didn't say orator. You should be able to communicate. Yeah, so your Mercury basically should be good. So Naturally, Mercury तो वैसे भी जरूरी है। हम लग्न को कंसिडर करते हैं अगर हमें कुछ भी किसी के लिए एस्पेक्ट को देखना है, या हम राशि से चलते हैं? लग्न चार्ट को। बिकॉज राशि आपके अंदर दोनों की एट्रीब्यूट्स आएंगे ना, लगन से भी आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी और राशि से भी आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। What do you mean by राशि? राशि सर जहाँ पे मून बैठा होता है वी कॉल इट राशि, एंड लगन में जो हमारी, जब हम किसी भी चार्ट को एग्जामिन करते हैं तो आपने सुदर्शन चक्र का नाम सुना होगा। हाँ जी। उसमें तीनों होते हैं, लग्न भी होता है, मून भी होता है, सन भी होता है। हाँ जी। कुछ लोग असेंडेंट सन को मान के करते हैं, कुछ असेंडेंट मून को मान के करते हैं, कुछ असेंडेंट लग्न को मान के करते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो ये है कि इसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उस चार्ट से देखेंगे तो आपके रिजल्ट सबसे अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो लग्न इज व्हाट यू गेट इन दिस लाइफ, मून इज व्हाट वुड हैव बीन, वो आपको मेंटली क्या अच्छा लग रहा था, क्या आपका एप्टीट्यूड था। जैसे सपोज आई एम एन इंजीनियर, उसको बना दिया, बट आई डोंट हैव एनी एप्टीट्यूड फॉर इंजीनियरिंग, मेरा एप्टीट्यूड कुछ और था शायद, जैसे आजकल बना देते हैं जबरदस्ती जो है, तो वो मून चार्ट हो गया। और सन क्या है, सन आपकी आत्मा है, सोल है। आपने क्वालिफिकेशन तो ले ली, IIT IIM से क्वालिफिकेशन तो ले ली, बट जब मैनी पीपल उसके बाद वो किसी गांव में जाके पढ़ाने लगते हैं, बिकॉज आत्मा सेज कि नहीं, यू शुड डू सम ह्यूमैनिटेरियन वर्क एक्चुअली, दैट इज योर आत्मा। बट मेनली जो क्योंकि हमारा लग्न है जो मिलता है हमको एक्चुअल में, तो इसलिए हमें लग्न चार्ट से ही देखना चाहिए कायदे में, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि इसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो प्रिवेल भी वही करेगा अपने आप ही। एंड सर लगन के लिए भी हमें वही डिग्रीज कंसीडर करनी होंगी, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18? हाँ, everything will remain the same actually. Okay, fine. जैसा अगर सिंह लगन की कुंडली में लगन में वक्री बैठा है, गुरु जो है वक्री है और राहु भी है, तो गुरु चांडाल योग हो गया। बिल्कुल। और शनि की महादशा चल रही है जो कि 2033 तक चलेगी। तो गुरु चांडाल का मतलब क्या इफेक्ट रहेगा? नहीं, गुरु चांडाल का तो जो इफेक्ट है वो तो हो गया होगा किसी की लाइफ में जो होना होगा। अच्छा, मतलब जो महादशा अंतरदशा में ही मेन इफेक्ट होता होगा? नहीं, वो तो बेसिक नेचर हो जाता है आदमी का। अच्छा, वो तो एक नेचर हो गया उस टाइप का। गुरु को खराब कर दिया, जुपिटर था उसने गुरु को, राहु ने स्पॉइल कर दिया उसको। तो इसमें डिग्री भी देखी जाएगी? नहीं, वो तो फिर टेररिस्ट बनना है तो उसका एप्टीट्यूड शुरू से वैसे ही होता है फिर। अच्छा, चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके देन, थैंक यू सर। थैंक यू सर।